हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल प्री स्ट्रैटेजी और मेन स्ट्रैटेजी को इतना प्यार देने के लिए। रिसेंटली जो 2 वीडियोस अपलोड की गई थी, आप सभी ने उसमें अपने क्वेरीज, अपने थॉट्स, अपना व्यूज़ उसमें कमेंट्स के थ्रू हमें बताया। वी आर ग्रेटफुल कि आपने अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को। तो आज की इस वीडियो में जो रिसेंटली आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी था, तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में जो है इंग्लिश के बारे में बात करना चाहती हूँ कि इंग्लिश जो है वो बैंक एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीओ का एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लैरिकल का एग्ज़ाम है, आपके प्री और मेंस में दोनों में वो बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ ही में बहुत ही स्कोरिंग भी माना जाता है। जो लोग इंग्लिश में रिलेटिवली अच्छे हैं वो इंग्लिश को स्कोरिंग मानते हैं। तो जो बच्चे शायद थोड़े से वीक हैं, जिनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के बारे में कैसे उसको टैकल करें, कैसे अटेम्प्ट करें, और टॉपिक वाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या सोर्स जो है अच्छा हो सकता है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नाम सोनाली शर्मा है और मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी एंड मैनी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश जो है आरआरबीज़ में इंग्लिश प्री में नहीं आता है, बट बाकी के जो आईबीपीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे पीओ का चाहे क्लर्क का, इंग्लिश जो है वो आपके प्री में भी आता है, उसमें अराउंड 30 मार्क्स का, और मेंस में वो सभी एग्ज़ाम में आता है। तो इंग्लिश बहुत ही क्रूशियल एक सब्जेक्ट है, जो मतलब जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को टैकल करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपके पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, उसमें वो आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ रीड करके देने हैं। ये हम लोग नॉर्मली अपने 10th क्लास तक पढ़ते हैं, सभी स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं। उसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो बहुत से लोग जो कहते हैं वो बोलते हैं कि हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीड करने से ही आपको आएगा। तो रीड करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एडिटोरियल अच्छे से डेली जो है वो पढ़ सकते हैं। डेली एडिटोरियल्स आप जैसे हिंदू जो है, द हिंदू न्यूज़पेपर, या फिर द ट्रिब्यून जो है वो भी एक काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, आप उसका एडिटोरियल रोज़ एक एडिटोरियल पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है, मतलब लाइंस में क्या कहा जा रहा है। जिस वर्ड का मतलब आपको समझ में ना आए उसको आप डिक्शनरी में देख सकते हैं या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप रीडिंग करेंगे आपकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी होगी। साथ ही में आपको वर्ड्स का मतलब धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। एक ही वर्ड आप जब रोज़ देखेंगे, सेम तरीके के वर्ड्स, उनका किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ऑफ को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एन को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके फिलिप्स में भी यूज़ होंगी। फिलिप्स में आपको हेल्प करेंगी, एरर स्पॉटिंग में आपको हेल्प करेंगी। रिलेटिवली इंग्लिश के सभी टॉपिक्स में रीडिंग किए बिना आप टैकल नहीं कर पाएंगे। तो डेली आप रीडिंग की हैबिट डालिए। आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं। नॉवल के अलावा आप कोई मूवी देख सकते हैं जिसमें सबटाइटल्स इंग्लिश में मिल सकें आपको। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको इमोशंस समझ में आएंगे मूवीज़ में। इमोशनली जब आप कनेक्ट होते हो स्टोरी से तो आपको वो लगेगा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा कि जस्ट एज अ लैंग्वेज ही है, और एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसको लैंग्वेज की तरह ही समझिए, बिल्कुल टफ नहीं होती है। बेसिक इंग्लिश जो है वो सभी कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हैं फिर भी। जैसे हिंदी आपने सीख ली है, एक छोटा बच्चा हिंदी कैसे सीखता है, सुन के, आसपास सुन के, उसको जब थोड़ा बहुत समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, वो वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखता है।
उसी तरीके से इंग्लिश में भी आप वर्ड्स का जब मीनिंग समझेंगे तो उसको आप एक्सप्रेशंस में लाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप घर पे कोई आपने ऑफ का यूज़ करना सीखा है, तो आप उसको घर पे यूज़ कर सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों से ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं जो शायद स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट विद टाइम आपको वो यूज़ कर करके समझ आ जाएगा कि वो उसका यूसेज कहाँ होता है, ऑफ का कहाँ होता है, ऑन का कहाँ होता है, इन का कहाँ होता है। ये सब चीज़ें आपको मूवीज़ देख के, बुक पढ़ के या एडिटोरियल पढ़ के ये आपको डेली करना है। उसके साथ साथ आपको डेली 10 वर्ड्स जो हैं वो न्यू वर्ड्स आपने सीखने की कोशिश करनी है। एक बुक लगा लीजिए, उसमें आप 10 वर्ड्स डेली के लिखिए और उनको शाम को सोने से पहले रिवाइज ज़रूर कीजिए। उनका मतलब, उन वर्ड्स का मतलब, और एक सेंटेंस ज़रूर बना लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि उस वर्ड का यूज़ कहाँ हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक टॉपिक हो गया। फिर सेकंड आपको पढ़ना होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का यूसेज आपके एग्ज़ाम्स में होता है, इसमें आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। साथ में ग्रामर जो है, ग्रामर आपके एरर स्पॉटिंग में यूज़ होगी और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में यूज़ की जाएगी। एरर स्पॉटिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक सेंटेंस या एक वाक्य आपको दे दिया जाता है जिसमें आपको बताना है कि कौन से वर्ड में गलती है या कौन सा ऐसी चीज़ है वहाँ पे सेंटेंस में जो गलत है, वो आपको फाइंड करनी होती है। सो रिलेटिवली ये दो टॉपिक टफ माने जाते हैं, एरर इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये दोनों थोड़े से टफ माने जाते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। रही बात बाकी के टॉपिक्स की, जैसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप डेली बेसिस पे अगर आप रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश की या डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली मॉक्स दे रहे हैं, तो ये आप विद टाइम कनेक्ट करना सीख जाएंगे कि फिलअप्स में कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे बेटर सूट करता है। वो कनेक्शन आपका दिमाग बनाने लगेगा जैसे जैसे आप ज़्यादा रीडिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद पैराजम्बल्स की बात रही। पैराजम्बल्स प्रीलिम्स में मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। ट्रिक नहीं बोलूँगी मैं उसे, बट एक बड़ा हेल्पफुल चीज़ है, वहाँ पे टाइम कम होता है तो आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पैराजम्बल्स दिए जाते हैं और उनको मतलब, पैराजम्बल्स का मतलब होता है एक सेंटेंस को तोड़ के लाइक 4-5 हिस्से बना दिए जाते हैं और उनको आगे पीछे लिख दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, मतलब सेंटेंस को सही तरीके से अरेंज करें, सभी को जोड़ के राइट सेंटेंस बनना चाहिए। और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं लाइक ABCD, तो आपने ABCD बनाना है, पर वो आपको DABC या DCBA ऐसा करके कुछ दे दिया जाता है। तो ऑप्शंस आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं पैराजम्बल्स में। जैसे कई बार क्या होता है, हमें पैराजम्बल में ये समझ आ जाता है कि सबसे पहला वाला वर्ड क्या होगा इस पूरे लाइन में, तो वो अगर मान लीजिए सी ऐसा है जो सबसे पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन में आप चेक कीजिए कि किस वाले में सी सबसे पहले है। अगर किसी में भी सी नहीं है, सिर्फ एक में सी है, तो ऑब्वियसली आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सी आप टिक कर देंगे और आपका आंसर मतलब हो गया, मतलब ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ शायद मैं आपको अगर अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आपको मैं टेस्ट के थ्रू बताऊँगी, बाद में मैं आपको मॉक्स के थ्रू बताऊँगी कि मॉक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि वो आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, साथ ही में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना होता अगर इजीली आपको क्वेश्चन दिख जाए। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि एक ही में सी है और 2 में सी आ गया, फिर आपको सेकंड वर्ड ढूंढना है कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड मतलब कौन सा है, ठीक है, मतलब तब आपको एफर्ट करना है। बट कोशिश कीजिए अपना टाइम जिधर से जितना बचा पाएँ उतना बेटर है, चाहे प्री में चाहे मेंस में। उसके बाद मैं बात करूँगी मॉक्स की। मॉक्स का सबसे ज़्यादा रोल है, चाहे आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीजनिंग की, चाहे आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश में जब भी आप मॉक्स दें तो उसके बाद आप सॉल्यूशन के ऊपर एनालिसिस ज़रूर करें। सॉल्यूशन एनालिसिस हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने अगर 1 घंटे का एग्ज़ाम दिया, एक घंटे का टेस्ट दिया या मॉक दिया,
उसके बाद हम सॉल्यूशन एनालिसिस स्किप कर देते हैं कि स्कोर देख लिए, रैंकिंग देख ली तो छोड़ दो, बट ऐसा नहीं करना है। मॉक्स के बाद सॉल्यूशन एनालिसिस सबसे ज़्यादा की पार्ट होता है, तो उस चीज़ को पक्का ध्यान रखिए। टेक्स्ट बुक मैं यूज़ करती थी, टेक्स्ट बुक के मॉक्स मैं देती थी, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट है, मिनी टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, एरर स्पॉटिंग टेस्ट अलग से मिल जाएंगे बहुत सारे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको बहुत सारे टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि टॉपिक्स वाइज भी आपको टेक्स्ट बुक के प्लान में आपको मिल जाएगा। तो मैं वही देती थी। उससे क्या होता था, वो देने के बाद चाहे नंबर अच्छे नहीं भी आते थे, बट उसके बाद डीमोटिवेट नहीं होना है। बस ये करना है आपने कि बाद में वो सॉल्यूशंस देखिए, उस सॉल्यूशन दिए होते हैं वहाँ पे, बताया जाता है कि वहाँ पे क्या वर्ड आना है। मान लीजिए एरर आपका गलत हो गया तो वो सही आंसर बताएंगे और उसके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं, रूल भी बताते हैं कि वो कौन से रूल से, वो उन्होंने कौन से लॉजिक से वहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया है। तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मॉक में जब आप कोई सेम क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपका वो याद आ जाता है। ऐसे क्या होता है, विद टाइम प्रैक्टिस करने से, मॉक सॉल्व करने से, सॉल्यूशन एनालिसिस करने से आपको इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद मॉक सॉल्यूशंस की हमने बात की, साथ ही में एक चीज़ और है जिसकी बात मैंने पहले भी एक मेंस की वीडियो में की है। उसमें मैं बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपके आरआरबी के एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर बाकी के जितने भी आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपका मेंस में, आईबीपीएस पीओ के मेंस में, आपके एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, जिसमें आपको लेटर और एक ऐसे जो है वो टाइप करना होता है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपकी टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग 30 मिनट्स में ये दोनों कंप्लीट करने होते हैं। सो 30 मिनट्स में आपको लेटर और ऐसे लिखना है, और वहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं दोनों के लिए, और उसमें से आपको चूज़ करना है कि आप किस पे लिखना चाहते हैं। और उस टाइम आपकी स्पीड तो अच्छी होनी ही चाहिए, इंग्लिश फ्रेमिंग दिमाग में बहुत अच्छी होनी चाहिए कि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी तो आप सोचते ही रह जाएंगे और टाइप कब करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आपकी मेंस के डिस्क्रिप्टिव में भी है, साथ ही में अपना एक अलग से उसका सेक्शन भी आता है, उसमें तो है ही है बट डिस्क्रिप्टिव में भी है। तो कोशिश करें कि इंग्लिश का जितना अच्छा आप इम्प्रूवमेंट कर पाएँ उतना स्कोरिंग वो आपके लिए होगी, प्री में भी और मेंस में भी। तो इंग्लिश के लिए रीडिंग बहुत मस्ट है। तो अब मैं नेक्स्ट आपको कुछ सोर्सेज जो मुझे लगा कि अच्छे हैं, अच्छे हो सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं वो अभी बताने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले आप हिंदू के एडिटोरियल या ट्रिब्यून के एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। रीडिंग इज़ मस्ट फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप मूवीज़ यूज़ कर सकते हैं, बुक्स यूज़ कर सकते हैं, नॉवेल्स यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। बट ग्रामेटिकल पार्ट के लिए कुछ एक दो सोर्सेज जो मुझे लगा कि अच्छे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके अपने वाइजनेस पे है कि आप वो यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, कि आपको ज़रूरत है या नहीं। अगर आपकी ग्रामर बहुत वीक है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ठीक हैं ग्रामर में तो आई विल से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले अब हम सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले आप निमिषा बंसल मैम हैं एक यूट्यूब पे, उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक सीरीज़ है, मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं तो नीतू सिंह मैम हैं, इंग्लिश के गाइड हैं वो, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देख सकते तो आप उनकी एक बुक जो है वो, एक बुक मिलती है लगभग 300-400 के करीब, वो आप ले सकते हैं। उसमें उन्होंने सभी टॉपिक्स के, चाहे वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, तो अभी मैं थोड़ा सा एक आपको सैम्पल भी दिखाऊंगी कि उन्होंने अपनी बुक्स में कैसे समझाया है, क्या कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैंने नीतू सिंह मैम की बुक खोली है, इसमें ये कंटेंट्स मैं आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें वर्ब बताया हुआ है, उसके बाद टेंसेस बताए हुए हैं,
फिर थर्ड नंबर पे पैसिव वॉइस है, नरेशन है। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कन्वर्जन के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इंग्लिश में, प्री में एज वेल एज मेंस में। उसके बाद नरेशन है, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं होगा। आप वर्ब पढ़ सकते हैं इसमें, नाउन पढ़ सकते हैं, प्रोनाउन पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव हैं, कंजंक्शन है, आर्टिकल्स का यूज़, एडजेक्टिव का यूज़, प्रोनाउन का यूज़, ये सब आपको फिलिप्स में ज़रूर हेल्प करेगा। प्रेपोजिशन, ये सब ऐसे, ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको फिलिप्स में फिलिंग करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे एडवर्ब बताया है, एडवर्ब के बाद यहाँ पे ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बन सकता है, जो आपको आपके पैराग्राफ्स में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन इस वर्ड का एंटोनिम क्या है या सिनोनिम क्या है। तो वो वर्ड आपकी जब मतलब क्लैरिटी होगी तो फिर आप वो सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद वोकैबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, तो इन पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए गए हैं, इसके मीनिंग्स बताए हैं। फिर साथ ही में इधर एक और प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है, और यहाँ पे आ गई लास्ट में आपके आ गई स्पेलिंग्स। सो ये सारे टॉपिक्स आपको नीतू सिंह के बुक में मिल जाएंगे, सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें आपको एक तरफ इंग्लिश वर्ड में मिलेगा, उसका हिंदी वर्ड भी मिल जाएगा। जैसे बियर, EAR है, और ये वाला बियर, ये दोनों का वर्ड सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है, तो इनका यूज़ आप सेम वर्ड का मतलब आप अलग अलग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं इस बुक में। ये आप डेली के 10 to 20 वर्ड्स कोशिश करें कि सोने से पहले आप याद कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पैराग्राफ में, और साथ ही साथ आपके फिलिप्स में, एरर स्पॉटिंग में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। सो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप ये बुक ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, वो वीडियोस उनकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के बारे में जो हेल्पफुल हो सकता है वो आपको सोर्सेज बताने की ट्राई की है, और आपको जो बेटर लगे आप प्लीज़ यूज़ कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। और मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे और भी चीज़ें या और भी कुछ अच्छे सोर्सेज मिलते हैं तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल इतने पेशेंस के साथ ये वीडियो देखने के लिए, और आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।